नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर एमसीडी में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों के ठेके खत्म करने के मामले में बीजेपी नेताओं द्वारा सवाल उठाए गए हैं। इस पर तुरंत जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी ने सभी आरोपों को झूठा करार दिया है। आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर दिल्ली बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि महापौर की वजह से अनुबंध पर काम कर रहे निगम कर्मी सड़क पर आ चुके हैं। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी नगर निगम में सत्ता में आई है, तब से न तो वो सदन चलाने में संवैधानिक नियमों का पालन होने दे रहे हैं और न ही प्रशासनिक काम अधिकारियों को करने दे रहे हैं। उन्होंने महापौर डॉक्टर शैली ओबरॉय को कठपुतली मेयर बताते हुए कहा कि 31 मार्च तक निगम के लगभग 3000 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। साजिश के तहत बजट सेशन से इसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया ताकि इन कर्मचारियों की नौकरी खत्म करके अपने कार्यकर्ताओं की भर्ती किया जा सके। तो आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए गए हैं, अनुबंध कर्मचारियों के ठेके को खत्म करने के आरोप लगाए गए हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी ने तुरंत प्रभाव से सभी जो आरोप है उनको झूठा करार दिया है। हालांकि इस पर बीजेपी नेता हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि नगर निगम की मेयर महापौर डॉक्टर शैली ओबरॉय कठपुतली मेयर है। 31 मार्च तक निगम के लगभग 3000 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं लाया गया। अगर प्रस्ताव लाया जाता तो इन कर्मचारियों को बचा लिया जाता, लेकिन प्रस्ताव नहीं लाया गया ताकि इन कर्मचारियों की नौकरी खत्म करके अपने कार्यकर्ताओं की भर्ती की सके। तो आपको बता दें कि एमसीडी में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों के ठेके खत्म करने के मामले में बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है। ये आरोप सीधे आम आदमी पार्टी पर है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन सभी आरोपों को झूठा करार दिया है। आम आदमी पार्टी ने साफ कहा कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर, ये सब झूठे हैं। अब इसी बीच दिल्ली बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से निशाना साधा। प्रकार से कोरोना महामारी के दौरान हमारे डीबीसी कर्मचारियों का जो योगदान था, चाहे वो घर से घर घर जाकर लिस्टें बनाने का और उसके साथ साथ उस वैक्सीनेशन करवाने के लिए और साथ में लाइनें लगवाकर हमारे मेडिकल जो हॉस्पिटल थे उसके अंदर भी उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया। इसके अलावा हमारे डीबीसी कर्मचारी, चाहे वो हाउस टैक्स का काम हो, चाहे और कोई जितने भी काम होते हैं, हम उनको उसमें प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। और हम प्रत्येक वर्ष उनकी जो सर्विस होती है उसको ब्रेक नहीं होने देते थे, लेकिन इस बार सीधा सीधा उन्होंने कुठाराघात 3200 परिवारों जो हमारे पूरी दिल्ली नगर निगम के अंदर डीबीसी कर्मचारी काम करते हैं, उसमें एक दिन का सर्विस ब्रेक देकर उन लोगों ने उन परिवारों के साथ विश्वासघात किया है। आज से पूर्व हम हमेशा उनकी ब्रेक को खत्म करते थे, लेकिन महापौर के पास जाकर उनके बार बार निवेदन करने के पश्चात कल सभी कर्मचारी वहां उपस्थित थे, लेकिन महापौर ने उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जैसा कि अभी मेरे से पूर्व में वक्ताओं ने बताया कि वो केवल अपने कर्मचारियों को अपने जो है पार्टी के लोगों को वहां पर लाना चाहते हैं। इस प्रकार का उनको डिसकंटिन्यू जो उन्होंने किया है, इन परिवारों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। इसी प्रकार से आज दिल्ली के अंदर जो हालात बने हुए हैं, हमारे पार्कों के अंदर व्यवस्था करने के लिए कर्मचारी नहीं है, लेकिन एकदम अचानक से कल रात को जब एक ऑर्डर आता है और 2000 हमारे पार्कों के अंदर जो कर्मचारी काम करते थे
जो जो कि उनको एक मिनट के अंदर उन्होंने डिसकंटिन्यू किया है। तो ये दर्शाता है कि वो पर्यावरण के लिए कितने जागरूक हैं और दिल्ली के पार्कों की हालत वो नहीं सुधारना चाहते। इसके लिए हम मांग करते हैं कि हमारे सभी डीबीसी कर्मचारियों की सर्विस को जो डिसकंटिन्यू उन्होंने किया है उसको चाहे सदन के अंदर प्रस्ताव लाकर उसको जो है डिसकंटिन्यूएशन को खत्म करें, और जो जितने भी हमारे जो हॉर्टिकल्चर के कर्मचारी हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाएं ताकि हम अपने पार्कों को सुंदर बना सके। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज जगह जगह हरियाली आप देखते हैं। G20 जब भारत उसकी चेयरमैनशिप कर रहा है और हमने पार्कों के अंदर जाकर हम अच्छे हरियाली के पौधे भी लगा रहे हैं, लेकिन अगर कर्मचारी नहीं होंगे तो आज दिल्ली के पार्कों की बहुत हालत खराब हो जाएगी और पर्यावरण। इस खबर पर जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से एक बार फिर से बीजेपी ने आरोप लगा दिया है आम आदमी पार्टी पर, और ये आरोप इस बार अनुबंध कर्मचारियों के ठेके को समाप्त करने का है। महापौर को कठपुतली महापौर बताया है हर्ष मल्होत्रा ने। शैली ओबराय का जो कार्यकाल है वो लगभग कह सकते हैं 31 की तरफ से आरोप लगाए गए कि जो शैली ओबराय थी वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कठपुतली थी, और जो निगम कर्मचारी थे जो ठेका प्रथा के अंदर काम कर रहे थे उनके लिए कहीं ना कहीं अब बेरोजगारी का संकट जो है वो उभरता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 3000 कर्मचारियों को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर भाजपा जो है वो हमलावर होती नजर आ रही है, और जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि शैली ओबराय के कार्यकाल के अंदर ही कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों के लिए भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा सकती थी, और कहीं ना कहीं जो उनकी जॉब जो खत्म हुई है उसके लिए पहले से ही तैयारी की जा सकती थी। मगर यहाँ पर जिस तरीके से 31 मार्च निकल चुकी है और अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से शैली ओबराय का जो कार्यकाल है वो भी खत्म हो चुका है, मगर उसको लेकर कहीं ना कहीं अब भाजपा जो है वो लगातार हमलावर होती नजर आ रही है। और कल जिस तरीके से प्रेस वार्ता की गई हरीश मल्होत्रा के द्वारा, तो उनकी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया गया कि जो आम आदमी पार्टी है वो जनता के बारे में नहीं सोच रही है। बेशक पंजाब जाकर वो कहीं ना कहीं बड़े मुद्दों को उठाने की बात करते हैं और लगातार ये कहा जाता है कि बेरोजगारों को नौकरियां दी जाएंगी, मगर अब निगम के कर्मचारी जो है वो कहीं ना कहीं बेरोजगार होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, जिस तरीके से राजीव यहाँ पर अनुबंध कर्मचारियों की जो ठेके हैं उनको समाप्त किया गया है, ऐसे में खुद बीजेपी का ये कहना है कि एक प्रस्ताव लाया जा सकता था शैली ओबराय के कार्यकाल में, इसलिए उन्होंने शैली ओबराय को कठपुतली मेयर करार दिया है। अब एक बार फिर से नए मेयर जो है उसका चुनाव होगा, उसके बाद कभी जब बजट सेशन होगा तो यह प्रस्ताव आएगा, यानी कि ये जो कर्मचारी है ये अब बेरोजगार हो गए हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी सीधे तौर पर मुखर हो रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सब आरोपों को झूठा बता दिया है। देखिए बिल्कुल सही, यहाँ पर बिल्कुल जिस तरीके से हरीश मल्होत्रा की बात करते हैं उनकी तरफ से बिल्कुल कल प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला बोलने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि जो आम आदमी पार्टी की जो मेयर थी जो शैली ओबराय उनको भी कहीं ना कहीं कठपुतली बताया गया, और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि 3000 जो कर्मचारी जो बेरोजगार हुए हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ही जिम्मेवार है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अगर चाहती तो कहीं ना कहीं समय रहते हुए ही पहले से ही कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा सकती थी, और कहीं ना कहीं जो 3000 बेरोजगार कर्मचारी हुए हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं रास्ता निकाला जा सकता था। मगर अब 3000 जो कर्मचारी जो निगम के अंदर ठेके प्रथा के अंदर काम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अब बेरोजगार हो चुके हैं, और साथ में उनके जो परिवार है वो भी कहीं ना कहीं अब परेशान होता हुआ नजर आएगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा की तरफ से आवाज उठाई जा रही है कर्मचारियों को लेकर, साफ जाएगा कहीं ना कहीं निगम कर्मचारियों को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करेगी, मगर आम आदमी पार्टी की भी तरफ से बिल्कुल पलटवार किया जा रहा है। यहाँ तक कि इस कदम को कहीं ना कहीं गलत बताया जा रहा है, और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि निगम कर्मचारियों को लेकर वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार उनको बेरोजगारों को जॉब भी दी जाएगी। मगर अब देखना होगा ये इस राजनीति थी ये या फिर इस आरोप प्रत्यारोप से निगम कर्मचारियों को कोई फायदा होगा या फिर इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। जी राजीव, ऐसे में अनुबंध कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है? जो कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? देखिए निगम कर्मचारियों की बात करें तो निगम कर्मचारी बिल्कुल परेशान है, और कहीं ना कहीं इस कदम को यानी कि समय रहते हुए अगर शैली ओबराय के समय के अंदर ही ठेका प्रथा जो था वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाई जाती तो कहीं ना कहीं बेरोजगार जो हुए 3000 लोग वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ होते हुए नजर आते। मगर अब जिस तरीके से 3000 कर्मचारी जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं और उसको लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जरूर देखने को मिल रहा है। निगम कर्मचारियों की बात करें तो निगम कर्मचारी भी कहीं ना कहीं इस कदम को गलत बता रहे हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं कि समय रहते हुए कहीं ना कहीं उनके बारे में नहीं सोचा गया। जी
जिस तरीके से ये तमाम आरोप लगाए गए, अब आम आदमी पार्टी ने आरोपों को झूठा करार दिया है। ऐसे में अगर थोड़ा सा पहले चले, जब शाली ओबरॉय को मेयर बनाना था, उस समय में लगभग 3 दिन के हंगामे के बाद वो मेयर चुनी गई थी। अब उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। एक बार फिर से पूरे सदन के सामने ये चुनौती है कि किस तरीके से मेयर का चुनाव हो। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, जब मेयर चुनाव जो करवाए गए थे, वो उसके बाद में भी कहीं ना कहीं जो शैली ओबराय थी वो मेयर जरूर बनी थी, मगर हंगामे के बाद बन पाई थी, मगर 38 दिन के लिए ही सिर्फ मेयर बन पाई थी। यानी कि उनका जो कार्यकाल था वो बहुत लंबा नहीं था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको कार्य करने का जो समय था वो कम पड़ता हुआ नजर आया। मगर यहाँ पर बात करें, आम आदमी पार्टी अगर चाहती तो कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों को लेकर जो लगातार कहा जाता था कि सफाई कर्मचारियों के लिए आम आदमी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, लगातार काम करती है, मगर यहाँ पे जो 3000 कर्मचारी जो बेरोजगार हुए उनके लिए कहीं ना कहीं कदम उठाया जा सकता था। मगर अब जिस तरीके से अब दोबारा से मेयर चुनाव होंगे और उसके बाद में ही जो नया मेयर बनेगा वो कदम उठाएगा कि जो 3000 कर्मचारी है उनको किस तरीके से रखा जाएगा, ठेका पड़ता किस तरीके से काम करेगा, ये सारे कदम जो है वो बाद में उठते हुए नजर आएंगे। मगर कहीं ना कहीं अभी जो मेयर चुनाव होगा वो शायद दोबारा से कहीं ना कहीं हंगामा चलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भाजपा भी कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी पहले से ही कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। अगर आप देखना होगा कि मेयर चुनाव कितनी जल्दी करवाए जाएंगे और दूसरा जो ठेका पर्चे के तहत जो 3000 कर्मचारी बेरोजगार हुए हैं उनके लिए कब कदम उठाया जाएगा। जी लेकिन राजीव, जिस तरीके से बीजेपी ने ये आरोप लगाया है, इन आरोपों में कितनी सच्चाई, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो झूठ करार दिया है, लेकिन बीजेपी खुले तौर पर कह रही है कि जो प्रस्ताव है बजट सेशन में वो लाया जा सकता था कर्मचारियों के लिए, लेकिन नहीं लाया गया। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें निगम बजट की, तो निगम बजट के अंदर कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव था वो लाया जा सकता था और 3000 जो कर्मचारी बेरोजगार हुए उनके लिए भी कदम उठाया जा सकता था, मगर निगम बजट के अंदर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं पेश किया गया जिससे कहीं ना कहीं निगम कर्मचारी जो थे वो कहीं ना कहीं बेरोजगार होने से बच सकते थे। मगर यहाँ पर भाजपा की तरफ से भी कल प्रेस वार्ता कर इसी मुद्दे को लेकर, निगम बजट को लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की, मगर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार इन मुद्दों को लेकर ये कहा जा रहा है कि भाजपा सिर्फ झूठ का पुलिंदा बना रही है और लगातार निगम कर्मचारियों को भड़काने की कोशिश कर रही है। इस तरीके का आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। मगर अब देखना होगा क्या निगम जो मेयर की जो प्रक्रिया है वो खत्म हुई है, उनका कार्यकाल खत्म हुआ है और नया मेयर कब तक बनेगा ये भी देखना होगा। मगर निगम कर्मचारी जो अभी तक बेरोजगार हुए उनके लिए कौन कदम उठाएगा, या क्योंकि विपक्ष के अंदर भाजपा है और सत्ता के अंदर आम आदमी पार्टी है, तो दोनों की तरफों से कब कदम उठाए जाएंगे ये जरूर देखना होगा। जी ऐसे में अब कर्मचारी जो है वो बेरोजगार हो गए हैं और अब जो बीजेपी है वो आरोप लगा रही है कि अब अपने कर्मचारियों की भर्ती जो है वो आम आदमी पार्टी करना चाह रही है। आम आदमी पार्टी का क्या कहना है इस पर? देखिए, आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर भाजपा की बात करें तो भाजपा के हाथ में अब कहीं ना कहीं जो 3000 कर्मचारी बेरोजगार हुए उनका मुद्दा मिल चुका है और इसी को लेकर मेयर हंगामा, यानी कि मेयर चुनाव जो होगा उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को लेकर हंगामा किया जा सकता है। भाजपा कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बिल्कुल कहीं ना कहीं मेयर चुनाव के अंदर रखेगी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से निगम बजट की, तो निगम बजट के अंदर भी कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी को ऊपर घेरने की कोशिश की भाजपा की तरफ से। मगर अब जिस तरीके से 3000 जो कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जरूर नाराज होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि समय रहते हुए अगर या फिर चाहे निगम बजट के अंदर उनके बारे में सोचा जाता तो कहीं ना कहीं वो बेरोजगार होने से बच सकते थे। मगर अब कब तक मेयर बन पाएगा और कब तक इन 3000 कर्मचारियों को जॉब मिलेगी ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। जी राजीव, जिस तरीके से कर्मचारी जो है वो अब बेरोजगार हो गए हैं, आम आदमी पार्टी लगातार बातचीत कर रही है कि जो ये पूरे आरोप हैं वो झूठे हैं। ऐसे में क्या जो ये बेरोजगार कर्मचारी है ये कोई प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार निगम कर्मचारी पहले भी प्रदर्शन कर रहे थे, मेयर चुनाव से पहले भी, और जब निगम चुनाव हुए थे उससे पहले भी कहीं ना कहीं आवाज उठाई जा रही थी कि निगम कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा है और इस तरीके के जो प्रदर्शन थे वो भी देखने को मिले थे। मगर अब जिस तरीके से 3000 कर्मचारी जो है वो और ज्यादा बेरोजगार हो चुके तो वो भी कहीं ना कहीं अब प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अब मुश्किलें बनती नजर आ रही है, क्योंकि निगम के अंदर वैसे ही बजट के अंदर कहीं ना कहीं पैसे की कमी है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। और दूसरा, यहाँ पर 15 साल तक भाजपा रही थी और भाजपा के द्वारा भी कहीं ना कहीं जो कार्य किए गए थे उससे भी कहीं ना कहीं निगम कर्मचारी थे वो नाराज थे। मगर अब कहीं ना कहीं जो 3000 कर्मचारी बेरोजगार हुए वो लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन बिल्कुल कर सकते हैं और आने वाले जब तक समय के अंदर जिनके इन कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाएगा या फिर इनके लिए जॉब का इंतजाम नहीं किया जाएगा तब तक वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को और भाजपा को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करते हैं। मगर भाजपा जो है वो लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसको
अगर बात की जाए तो जिस तरीके से नाराज अनुबंध कर्मचारी है, आने वाले चुनाव है, ऐसे में कहीं ना कहीं खामियाजा पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की तो या फिर है भाजपा की, तो अगर आम आदमी पार्टी चाहती तो कहीं ना कहीं निगम बजट के अंदर ही प्रावधान लेके आ सकती थी कि जो 3,000 कर्मचारी जो ठेके प्रथा के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने इंतजाम किया ताकि वो 3,000 जो कर्मचारी नाराज हुए वो नहीं हो पाते और कहीं ना कहीं वो आम आदमी पार्टी की तारीफ होती हुई नजर आती है। जहाँ पर मगर भाजपा को अब मुद्दा मिल चुका है तो भाजपा इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं और कहीं ना कहीं मेयर चुनाव जो जिसका कार्यकाल खत्म हुआ शैली ओबराय का, अब जिस तरीके से दोबारा से मेयर चुनाव होंगे उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को रखकर कहीं ना कहीं हंगामा किया जाता है और भाजपा कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहेगी क्योंकि उनको पता है कि 3,000 कर्मचारी जो अगर उनकी तरफ होते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा बिल्कुल आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करेगी और लगातार घेरती हुई भी नजर आएगी। मगर आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं अपना बचाव भी कर रही है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं झूठ का पुलिंदा बना रही है और लगातार जो कर्मचारी है उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर सच्चाई जो है वो कहीं ना कहीं वो 3,000 कर्मचारी ही जानते हैं कि उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश में शनिवार को बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मंडल और कोऑर्डिनेटर जिलाध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक में निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। इसी के साथ तो आपको अब बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मायावती की ओर से अहम बैठक, इस बैठक में निकाय चुनावों और आगामी लोकसभा चुनावों की रणनीति पर भी मंथन होना। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सिंह ने यूपी निकाय चुनाव को लेकर बसपा की रणनीति पर कहा था कि बसपा की तैयारी बहुत मजबूत है। बीएसपी 2007 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेगी और उसका किसी से गठबंधन नहीं होगा। उमेश पाल अपहरण केस में अगर आपको ये भी बता दें कि माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद मायावती ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का टिकट काट दिया है। मायावती ने प्रयागराज में मेयर पद के लिए घोषित की गई शाइस्ता की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया है। अब प्रयागराज मेयर सीट के लिए पार्टी की ओर से नया उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। शाइस्ता परवीन का टिकट काटे जाने का औपचारिक तौर पर ऐलान 3 अप्रैल को प्रयागराज में ही किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जितेंद्र चौहान लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से निकाय चुनावों को लेकर अपनी सक्रियता दिखाने लगी है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि निकाय के चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इससे पहले तमाम पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हैं। तो वही बसपा सुप्रीमो आज एक अहम बैठक लेने जा रही है, जिसमें यूपी के 75 जिलों के अध्यक्ष होंगे, पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और 61 जोनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी बैठक में मौजूद रहेंगे। लगभग 11 बजे ये बसपा कार्यालय में बैठक होगी और कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसकी रणनीति पर मंथन किया जा सकता है। पार्टी के विभिन्न अभियान जो चल रहे हैं उस पर समीक्षा करने का काम किया जाएगा। ये कहा माना जा रहा है कि आज बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बसपा के बैठक में निकाय चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ 1 अप्रैल को बसपा सुप्रीमो मायावती, जो कि अपने भतीजे की शादी में गए थे, वो कल वापस आ चुकी हैं और कहीं ना कहीं आज 11 बजे बैठक होगी और बसपा का जो अभियान चल रहा है, गांव-गांव चल रहे अभियान की समीक्षा करेगी बसपा सुप्रीमो मायावती। और ये कहा जा सकता है कि अभियान कार्यक्रम की समीक्षा भी कहीं ना कहीं करने का काम करेंगी और उसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी कि किस तरह से निकाय चुनाव लड़ना है। और ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव और चुनाव के लिहाज से आने वाली ये बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और सबसे बड़ा ये फोकस जो होगा वो निकाय चुनाव माना जा रहा है कि जो पूरा निकाय चुनाव उस पर कहीं ना कहीं आज बसपा सुप्रीमो मायावती फोकस करेंगी। और ये कहा जा सकता है कि तमाम
आज दिशा निर्देश भी बसपा सुप्रीमो मायावती देंगी। और वहीं दूसरी तरफ जो अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन, प्रयागराज में उनको मेयर पद का उम्मीदवार बसपा ने घोषित किया था। और कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि आज औपचारिक तौर पे शाइस्ता परवीन की सदस्यता, साथ ही ये जो मेयर पद की उम्मीदवार थी उनको कहीं न कहीं रद्द करने का काम किया जाएगा। इस बैठक को किस तरीके से अहम माना जाए, क्योंकि पिछला लंबे समय से बीएसपी जो है वो प्रदेश में सत्ता से दूरी बनाए हुए है। प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से पीछे धकेला है बीएसपी को, उसके बाद एक बार फिर से निकाय चुनाव की रणनीति यानी बेस स्तर से एक बार फिर से मायावती शुरुआत करने जा रही हैं। मुस्कान, इस बात को हालांकि बसपा को उत्तर प्रदेश पे ढकेलने का काम देव जनता ने किया है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा गठबंधन लगभग 14 सांसद सीटें जीती थी। और ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में पिछली बार अहम भूमिका निभाई थी। और कहीं न कहीं यूपी में होने वाले निकाय चुनाव को सभी सियासी दल 2024 की जहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो वही लोकसभा चुनाव को रिहर्सल के रूप में भी माना जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि क्योंकि सभी दलों की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, तो वही बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, इन सभी लेकर अपनी अपनी रणनीति तैयार करने में लगे हैं। तो वही बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस तरह की तैयारी कर रही हैं। और महापौर में बीजेपी ने 16 सीटें तो 14 और बसपा ने बाकी 2 सीटें जीती थी। तो वही कहा जाता है कि उसको लेकर तैयारी कर रही हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है नगर निगम मेयर में 16 में से 5 सीटों पर सपा दूसरे स्थान पर थी, जबकि बात करें तो कांग्रेस 6 सीटों पर तो दूसरे नंबर पर यानी विजेता ही रही थी। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से बसपा सुप्रीमो आज तमाम तरह के निर्देश दे सकती हैं। और साथ ही साथ जो अभियान चल रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव है, उसको रिहर्सल के तौर पर देखा जा सकता है। और ये कहा जा सकता है कि रणनीति बनाई जा सकती है कि किस तरह से जनता के बीच में जाना है और कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी है। और हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती पूरी तरह से तैयारी है, कर चुकी हैं। आज किस तरह से ये बैठक के बाद साफ होगा। अब तक कुछ ही घंटों बाद 10:30 बजे से बसपा सुप्रीमो मायावती के पदाधिकारी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। 11 बजे करेक्ट टाइम पे मायावती पहुंचेंगी, मायावती और बैठक लेंगी। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पंजाब का पशुपालन विभाग लंपी स्किन बीमारी से बचाव के लिए चलाई जा रही मेगा टीकाकरण मुहिम को निर्धारित समय सीमा से करीब महीना पहले मुकम्मल करने के नजदीक पहुंच चुका है। विभाग ने अब तक राज्य में 25 लाख गायों का टीकाकरण करने का 90% लक्ष्य पूरा कर लिया है। इस संबंधी अधिक जानकारी देते हुए पंजाब के पशुपालन मंत्री सरदार लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि 15 फरवरी 2023 को पशुपालन विभाग की 773 समर्पित वेटरनरी टीमों के साथ लंपी स्किन बीमारी के विरुद्ध मेगा टीकाकरण मुहिम जंगी स्तर पर शुरू की गई थी, जिसको 30 अप्रैल 2023 की निश्चित समय सीमा से पहले मुकम्मल करने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। पशुपालन मंत्री ने बताया कि अब तक 22,58,300 से अधिक गायों का टीकाकरण किया जा चुका है, जो 90% बनता है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने इस मेगा टीकाकरण मुहिम के अंतर्गत राज्य की सभी 25 लाख गायों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से लंपी स्किन डिजीज जो लगातार बढ़ी गायों में, उसको लेकर जो मुहिम चलाई गई थी वो अब समय से पहले पूरा करने की ओर अग्रसर है भगवंत मान सरकार। जी बिल्कुल, पिछले लंबे अरसे से देखने को मिल रहा था कि देश भर में जो है जितनी भी गायें हैं उनमें जो है एक लंपिक स्किन बीमारी जो है वो देखने को मिल रही थी। उसी मुहिम में जो है पंजाब सरकार ने करीब 2,58,300 टीकाकरण जो है अब तक जो है पूरा कर लिया। करीब 90% जो है पंजाब में जो है गायों को जो है टीकाकरण लगा लिया गया है और 30 अप्रैल तक जो है ये जो पूरा टीकाकरण है ये पूरा कर दिया जाएगा। जी, 30 अप्रैल तक की समय सीमा निश्चित की गई थी, लेकिन उससे पहले ये टीकाकरण अभियान पूरा होने जा रहा है। लगभग 90% ये अभियान जो है वो पूरा होने जा रहा है, यानी कि ये सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है कि समय से पहले एक अभियान को उन्होंने पूरा किया। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सरकार ने जो है आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरह अक्सर ही काम जो है पिछले लंबे अरसे से करती आ रही है
करीब जो है उन्होंने जिस तरह बिजली की बात की जाए और अन्य मुद्दे जिस तरह पूरे किए, तो वादे जो पूरे किए उसी मुहिम में जो है देखने को मिल रहा है। जिस तरह पशुपालन मंत्री ने भी बताया कि हमने जो है ये टीकाकरण जो है वक्त से पहले ही जो है पूरा कर लिया है। करीब 90% जो टीकाकरण है गाँव गाय में जो है वो लग चुका है, और बाकी जो 10% रह गया है वो 30 अप्रैल तक जो है पूरा कर लिया जाएगा। लंपी स्किन डिजीज जो है वो गायों में काफ़ी हद तक बढ़ी थी उस समय। जिस तरीके से टीकाकरण अभियान चलाया गया, क्या इस टीकाकरण अभियान से प्रदेश में गायों की स्वास्थ्य में कुछ सुधार? जी बिल्कुल, पिछले लंबे अरसे से देखने को मिल रहा है कि अब इस तरह की ये जो जो बीमारी, जो लंपिक स्किन की जो बीमारी जो आई थी, अब जब से टीकाकरण शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं सुधार जो है गाय में जो है देखने को मिल रहा है। अमित, आगे जिस तरीके से सरकार ये कार्यक्रम पूरा करने जा रही है, आगे क्या उपलब्धि सरकार की इसको लेकर? जी बिल्कुल, 30 अप्रैल तक जो है ये पूरा जो टीकाकरण है ये पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद देखना होगा कि अगर कुछ और किसी तरह की अगर कोई वैक्सीनेशन देने की जरूरत होगी या अगर कुछ और चीजें देनी होगी तो वो देखना होगा, वो आगे की प्रक्रिया है। हालांकि इस पूरे मामले पे सरकार ने अभी कुछ नहीं कहा है कि आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी। 30 अप्रैल के बाद देखना होगा कि आगे की क्या रणनीति बनाती है सरकार। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुंबई के दहिसर पश्चिम स्थित लाल बहादुर शास्त्री नगर कांदरपाड़ा में अजमेरा बिल्डर के बीएमसी द्वारा 900 करोड़ में खरीदे गए एरिया को बीजेपी नेता किरीट सोमैया द्वारा उसका दौरा किया गया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी, आमदार मनीषा चौधरी और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि सत्ता में रहने के दौरान उद्धव ठाकरे सरकार ने 2 करोड़ 5 लाख की जमीन बीएमसी में भ्रष्टाचार करते हुए 900 करोड़ के दाम में खरीदा था, जिसका 349 करोड़ पेमेंट बीएमसी ने अजमेरा बिल्डर को दे दिया है। यही नहीं, अभी तक भी अजमेरा बिल्डर बीएमसी से 900 करोड़ की मांग कर रहा है। बीएमसी ने ये जगह मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए ली थी। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक ये जमीन की खरीदी का मुंबई महानगर पालिका का बहुत बड़ा घोटाला है। इस दौरे को लेकर स्थानीय रहवासियों ने किरीट सोमैया पर आरोप लगाया और कहा कि यहां पर बीजेपी का सांसद और विधायक बीजेपी है। 20 वर्षों से यहां बीजेपी का राज है, लेकिन जानबूझकर किरीट सोमैया यहां आकर आरोप लगा रहे हैं, जबकि उन्हीं के नेताओं ने यहां विकास करने को लेकर पत्र दिया है। तो आपको बता दें कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ओर से आरोप लगाया गया है तत्कालीन उद्धव सरकार पर और कहा गया कि उद्धव सरकार ने ये जो ज़मीन है वो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के लिए खरीदी थी, लेकिन इसका विकास नहीं करवाया गया है। ज़मीन खरीदने में भी घोटाला किया गया है, ये उनके द्वारा कहा गया। ऐसे में रहवासियों द्वारा खुद किरीट सोमैया पर ही आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ विधायक जो है वो बीजेपी का ही है, लेकिन किरीट सोमैया यहां आकर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे पर आरोप लगा रहे हैं ये सही नहीं है। लोगों का कहना है कि यहां सांसद भी बीजेपी का है और विधायक भी बीजेपी का है। 20 सालों से यहां बीजेपी का राज है, लेकिन जानबूझकर किरीट सोमैया यहां आकर आरोप लगा रहे हैं, जबकि उन्हीं के नेताओं ने यहां विकास करने को लेकर पत्र दिया है। तो आपको बता दें कि मुंबई के दहिसर पश्चिम स्थित लाल बहादुर शास्त्री नगर कांदरपाड़ा में अजमेरा बिल्डर से बीएमसी द्वारा 900 करोड़ में खरीदे गए एरिया का बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी, आमदार मनीषा चौधरी और बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, 900 करोड़ में खरीदे गए एरिया का बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दौरा किया और यहां निरीक्षण करते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार पर, तत्कालीन उद्धव ठाकरे की सरकार पर आरोप लगाए हैं। बिल्कुल मुस्कान जी, कल मुलुंड के पूर्व सांसद किरीट सोमैया और स्थानीय के भाजपा गोपाल शेट्टी, विधायिका मनीषा चौधरी सहित तमाम लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री इलाके में स्लम का जो है दौरा किया। इस दौरान किरीट सोमैया ने गंभीर आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे को बताया कि उद्धव ठाकरे ने बीएमसी से मिलकर और अजमेरा बिल्डर से मिलकर 900 करोड़ का घोटाला किया है। हालांकि 2.5 करोड़ की जमीन 900 करोड़ में खरीदी गई है, जबकि कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि यह जो स्लम है यहाँ जो है मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल बनाया जाना था, लेकिन बिल्डर ने और बीएमसी के मिली भगत करके इस तरह का घोटाला किया। इस तरह का आरोप किरीट सोमैया ने कल लगाया है। जिस तरीके से आरोप लगाया गया, इस पर क्या उद्धव ठाकरे का कोई बयान सामने आया है? देखिए, उद्धव ठाकरे का बयान तो नहीं आया है, लेकिन स्थानीय के रहवासियों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा यह सब भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद और उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश के बाद यह सब हुआ है, क्योंकि यहाँ के रहवासी करीब हजारों की संख्या में देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। देवेंद्र फडणवीस उस वक्त तुरंत जो है उस वक्त के आयुक्त अजय मेहता को उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि जो रहवासियों की मांग है उसे माना जाए, डेवलपमेंट के लिए यहाँ डेवलपमेंट कराया जाए। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी ने भी यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए बाकायदा पत्र व्यवहार किया है। विधायिका ने भी कहा है कि यहाँ सबको स्लम बनाया जाएगा और स्लम के लिए जो कुछ भी मदद लगी वह करेंगी। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व सांसद किरीट सोमैया गंभीर आरोप लगाते हैं कि इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे का हाथ है, जबकि स्थानीय रहवासियों का ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने यहाँ जो है स्लम डिक्लेयर किया और स्लम की जगह जो है एसआरए के तहत प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा की थी। अब ऐसे में सत्यप्रकाश, जिस तरीके से खुद घोषणा की गई थी ये लोगों का कहना है, लेकिन लोगों के बाद किरीट सोमैया ने जिस तरीके से बयान दिया, लोगों का हालांकि ये कहना है कि जब सांसद भी बीजेपी का है और विधायक भी बीजेपी का है और 20 वर्षों से इस जगह पर राज भी बीजेपी ही कर रही है, बावजूद इसके किरीट सोमैया ने ये आरोप लगाए हैं। और आरोप ये भी है कि जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया था, जिस कंपनी से 900 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, वो कंपनी एक बार फिर से जो अजमेरा बिल्डर है वो अभी और 900 करोड़ की मांग कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, सोचने वाली बात है कि जिस विधानसभा की बात की जा रही है उस विधानसभा में पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने जमीन घोटाला किया। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, सांसदों की मुलाकात या मिली भगत नहीं हो जाती तो यह इतना बड़ा घोटाला संभव ही नहीं था। ऐसे में कैग रिपोर्ट भी ये कहती है कि यह मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल बनाना था, लेकिन स्थानीय के रहवासियों के पास देवेंद्र फडणवीस के भी पत्र है, सांसद के भी पत्र है और विधायिका के भी पत्र है, जिन्होंने कहा यहाँ एसआरए के तहत डेवलपमेंट किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व सांसद ये कहता है कि यहाँ मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल बनाना था, लेकिन शिवसेना ने यहाँ जानबूझकर एसआरए के तहत बिल्डिंग बना रही है। अब ऐसे में पूर्व सांसद को ये जानकारी शायद नहीं होगी कि उन्हीं के विधायक और सांसदों ने इस तरह का पत्र व्यवहार किया है कि इस जगह पर एसआरए के तहत लोगों के लिए घर बनना चाहिए, जो अजमेरा बिल्डर बखूबी बना रहा है। और अजमेरा बिल्डर से ही बीएमसी ने 900 करोड़ रुपए लिए थे, जिसको अजमेरा बिल्डर वो पुनः मांग रहा है। इस तरह की बातें जो है किरीट सोमैया ने गंभीर आरोप के तौर से लगाया। अब इस तरीके से किरीट सोमैया ने तमाम आरोप लगाए हैं, इस पर के शिवसेना की ओर से कोई प्रतिक्रिया दी गई? क्योंकि वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने तो साफ कर दिया है कि इसमें उद्धव ठाकरे का कोई हाथ ही नहीं है, लेकिन फिर भी किरीट सोमैया का आरोप लगाना आखिर किस ओर इशारा करता है? देखिए, किरीट सोमैया को भारतीय जनता पार्टी में यह जिम्मेदारी ही दी गई है कि आप आरटीआई निकालो और बिल्डरों को टारगेट करो। ठीक वैसा ही मामला सामने आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अलावा शिवसेना के स्थानीय नगर सेवक का यह आरोप है कि उद्धव ठाकरे के ऊपर जिस तरह से 2.5 करोड़ और 3.49 करोड़ का जमीन घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है, उसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के
सांसद विधायक अपना पक्ष रखे, क्योंकि उनकी मिली भगत के तहत ही ये सारी चीजें हुआ है और काम को लेकर ये तमाम पत्र व्यवहार हुआ है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को टारगेट करने के बजाय सबसे पहले सांसद विधायक को अपनी बातें रखनी चाहिए और जनता के सामने यह बताएं कि उन्होंने जब पत्र व्यवहार किया था, क्या उद्धव ठाकरे से यह सहमति ली गई थी। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वे 18 से 20 अप्रैल तक शिमला में रहेंगी। राष्ट्रपति बनने के बाद उनका ये पहला हिमाचल दौरा है। अपने परिवार के साथ वो शिमला के मशोबरा में स्थित 173 वर्ष पुराने राष्ट्रपति निवास में ठहरेंगी और यहाँ की बेहद खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता का नजारा लेंगी। वो इस ऐतिहासिक इमारत को पहली बार लोगों और टूरिस्ट के लिए खोलने की भी घोषणा करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की घोषणा के बाद देश दुनिया के लोग 23 अप्रैल से शिमला की इस बेहद खूबसूरत इमारत को नजदीक से देख सकेंगे। राष्ट्रपति आधिकारिक रूप से इस ऐतिहासिक धरोहर को आम जनता के लिए खोलने की घोषणा करेंगी। राष्ट्रपति के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि देश विदेश से आने वाले पर्यटक निर्धारित एंट्री फीस के साथ इस बिल्डिंग को देख सकेंगे। इसकी सुविधा का लुत्फ उठा सकेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रहे हैं हिमाचल के दौरे पर, वो भी राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार, किस तरीके की तैयारियां? जी बिल्कुल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये हिमाचल का पहला दौरा है और 18 से 20 अप्रैल के बीच ये प्रस्तावित है और वो शिमला में जो है राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में ठहरेंगे और इसको लेके जो है प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। और प्रशासन जो जिला स्तर पे है, प्रशासन अलर्ट हो गया है, पुलिस अलर्ट हो गई है और उसके अलावा जो राष्ट्रपति के अतिरिक्त सचिव हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, उन्होंने बताया कि उन्होंने अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है और इस बैठक में जो है जो राष्ट्रपति का दौरा है उसको लेकर सभी तैयारियों को जो है उन्होंने निर्देश दिए हैं वो तैयारियां करने के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति निवास शिमला से दूर है और यहाँ पे जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पड़े रहते हैं। इसके अलावा जो सड़कों की सुरक्षा है, साफ सफाई व्यवस्था है, पूरी की पूरी जो है वो दुरुस्त की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति जब यहाँ पे आएंगी वो जो राष्ट्रपति निवास है द रिट्रीट जिसको खोला जाएगा आधिकारिक तौर पे, वो इस ऐतिहासिक इमारत को आम जनता के लिए खोलने की घोषणा करेंगी। और ये जो परिसर है, ये जो भवन है 173 वर्ष पुराना है, तो ऐसे में जो राष्ट्रपति का जो हिमाचल दौरा है काफी अहम है और इस दौरे के बाद जो है द रिट्रीट जो राष्ट्रपति निवास के नाम से जाना जाता है उसको जो है आम लोगों के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा। जी टीना जी, जिस तरीके से यहाँ पर राष्ट्रपति आ रही है, कई कार्यक्रम भी उनके प्रस्तावित हैं, किस तरीके की डिटेल्स? जी बिल्कुल, वो अभी यहाँ पे जो आएंगी तो जो पहले वो जो है यहाँ पे जो सबसे पहले वो जो द रिट्रीट है वहाँ पे ठहरेंगे और अपने परिवार के साथ वो आ रही हैं और मेन जो है उनका यहाँ पे जो है वो जो पर्यटकों के लिए वो ऐतिहासिक भवन है वो खोलने की जो आधिकारिक घोषणा है वो करेंगी। उसके अलावा जो है यहाँ पे जो अधिकारी जो सत्ता दल है या जो विपक्षी दल है, विधायकों के साथ जो यहाँ की सरकार है उनके साथ भी मुलाकात संभावित है और उसके अलावा जो अहम जो शहर के जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनके साथ भी वो मुलाकात करेंगी। हालांकि जो मेन दौरा है उनका जो ये ऐतिहासिक इमारत है राष्ट्रपति निवास है उसको खोलने का वो जो है वो एक आधिकारिक घोषणा वो यहाँ पर करेंगी और इसी को लेके जो है वो जो पर्यटक हैं जो देश विदेश से आने वाले पर्यटक हैं वो इस बिल्डिंग को जो है वो देख सकेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक बिल्डिंग है। सभी राष्ट्रपति जो भारत के रहते हैं वो गर्मियों में जरूर यहाँ पे कुछ दिनों के लिए निवास करते हैं। आधिकारिक तौर पर उनकी जो एक व्यवस्था रहती है, हालांकि कोविड के बाद से ये जो राष्ट्रपति का जो दौरा होता है वो नहीं हो पाया था। ये पहला अभी द्रौपदी मुर्मू का दौरा है और ये जो ऐतिहासिक इमारत है उसको जो है वो आम लोगों के लिए वो है जो वो खोलने की जो है वो घोषणा करेंगी। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
आगामी 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलने वाला बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण शिविर फिलहाल के लिए स्थगित हो गया है। इस बात की जानकारी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने दी। महामंत्री ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव को देखते हुए यह प्रशिक्षण शिविर स्थगित हुआ है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं और ऐसे में बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष का गृह राज्य भी कर्नाटक है। ऐसे में उनका समय भी नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने बताया कि ये प्रशिक्षण शिविर अब कर्नाटक चुनाव के बाद यानी जून माह में आयोजित किया जाएगा। प्रस्तावित था 8, 9, 10 को, और इसी बीच में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव भी घोषित हुए हैं। तो जो हमारे वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के विषय रखने के लिए आने वाले थे, तो वो सभी लोग चुनाव में अब जो है लगे हैं। इसके कारण से यह प्रशिक्षण फिलहाल स्थगित हुआ है और कर्नाटक चुनाव के बाद अभी प्रशिक्षण आयोजित होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से प्रशिक्षण शिविर जो था विधायकों का वो अब स्थगित हो गया है, क्या कुछ अहम जानकारी? हाँ बिल्कुल मुस्कान, देखिए भाजपा संगठन से जुड़े जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका प्रशिक्षण शिविर समय समय पर भाजपा संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें पहले मंडल स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिला स्तर पर कार्यक्रम किया जाता है और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और इस बार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन विधायकों के लिए किया गया था राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से, लेकिन यहाँ पर कर्नाटक में चुनाव है, उसके चलते जो सभी वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार दौरे पे हैं और संभवतः इस जो यहाँ पर शिविर का जो आयोजन था, जो 8 तारीख से होना था, 8 अप्रैल से, वो उस 3 दिवसीय शिविर को अब इसका समय जो है आगे बढ़ा दिया गया है। जून में ये शिविर आयोजित किया जाएगा और क्योंकि यहाँ पर जो तमाम मंत्री हैं वो उस कर्नाटक दौरे के दौरान यहाँ पर लगातार रहने वाले, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं समय अब नहीं मिल पाया है इस शिविर के लिए। उसके बाद जून में कहीं ना कहीं इस शिविर को रखने की यहाँ पर बात कही जा रही है और जो विधायकों को जो प्रशिक्षण होना था वो अब कहीं ना कहीं जून में होगा और जो यहाँ पर जो तमाम जो चीजें हैं, जो प्रशिक्षण है, वो कहीं ना कहीं अब विधायकों को जून में यहाँ संगठन में सिखाया जाएगा। जी अमित, जिस तरीके से यहाँ पर ये प्रशिक्षण शिविर स्थगित किया गया है, ऐसे में तैयारियां जो थी अब उसको लेकर किस तरीके की जानकारी, क्योंकि जून में अब ये आयोजित किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि यहाँ पर लगातार JP नड्डा के आने की बात कही जा रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से कहीं ना कहीं प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले थे, लेकिन क्योंकि अब कर्नाटक में चुनाव है, वहाँ कहीं ना कहीं क्योंकि चुनाव में लगातार ध्यान दिया जा रहा है और जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो यहाँ पर जो संगठन बड़े चेहरे हैं वो कर्नाटक चुनाव में रहेंगे और तारीख क्योंकि यहाँ पर 8 तारीख से होना था, 3 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया था, लेकिन नहीं मिल पाया समय लोगों का यहाँ पर, सभी लोगों का यहाँ पर शिविर में आने को लेकर के। और उत्तराखंड से भी कई चेहरे जो है कर्नाटक में जा सकते हैं, तो उसको लेकर के अब संगठन की तैयारी आज यहाँ पर जून में होने की बात की जा रही है शिविर की। और क्योंकि उत्तराखंड से भी कई चेहरे कर्नाटक चुनाव में जाएंगे और उसको लेकर के अब भाजपा संगठन का और सरकार का ध्यान कर्नाटक चुनाव में है, उसको लेकर के तैयारी यहाँ पर लगातार की जा रही थी, जो अब स्थगित कर दी गई है। और अभी अहम बैठक है क्योंकि विधायकों के साथ कई बातों पर यहाँ पर बातें होनी थी और कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी और क्योंकि विधायक के कार्य की जानकारी समेत तमाम ऐसे विषय पर चर्चा होनी थी इस बैठक के अंदर, लेकिन ये जो बैठक है अब जून में की जाएगी और उसको लेकर के अब तैयारी पोस्टपोन कर दी गई है। और वहीं जो यहाँ पर BL संतोष है वो कर्नाटक से ही आते हैं, तो उनको वहाँ पर उनके वहाँ जाने से ही इस बैठक को स्थगित किया गया और आगे इस बैठक को किया जाएगा। लेकिन जो यहाँ विधायकों के साथ जो यहाँ पर चर्चा होनी है वो जरूर यहाँ पर की जाएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार के साथ तालमेल बैठ सके विधायकों का, वो सभी चीजों का यहाँ पर लेखा जोखा रखा जाना है। जी जिस तरीके से ये प्रशिक्षण शिविर होना था विधायकों का, इसमें उनको प्रशिक्षण दिया जाना था बूथ स्तर पर, किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी को मजबूत कर सके। अब आने वाले जून में ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित होगा, उससे पहले क्योंकि चुनाव नजदीक है 2024 के, किस तरीके की तैयारियां, किस तरीके से सड़कों पर उतर रही है पार्टी? देखिए मुस्कान, क्योंकि पूरी तरीके से बात की जाए यहाँ पर जब नामी 2.0 का 1 साल का कार्यकाल यहाँ पर पूरा होने के बाद जो तमाम कार्यक्रम रखे गए हैं
भाजपा संगठन और सरकार की तरफ से, वो लगातार यहाँ पर किए जा रहे हैं। यहाँ जो अधिकारी है उनको लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जो जन कल्याण योजनाएं भाजपा सरकार के द्वारा उत्तराखंड के अंदर चलाई जा रही है, वो जन जन तक पहुंचे, उसको लेकर के यहाँ पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं और पूरी तरीके से जनता तक वो सभी फायदे पहुंचे और जनता तक जानकारियां पहुंचे, उसको लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं की बात की जाए, विधायकों की बात की जाए, अपने अपने क्षेत्र में वो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और ये जो बैठक थी इसमें साफ तौर से संगठन के कार्यकलापों के साथ साथ सरकार और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल बैठे, विधायकी कार्यों की जानकारी देने में तमाम विषयों पर यहाँ पर चर्चा आने वाले समय पर जरूर होगी। और 2024 के चुनाव को लेकर के क्योंकि राजनीतिक पार्टी अपनी कवर कर चुकी और भाजपा संगठन लगातार तैयारी कर रहा है और जो यहाँ पर जो काम है वो उत्तराखंड के अंदर भाजपा सरकार के द्वारा भले ही वो यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से की गई योजनाओं की बात की जाए, राज्य सरकार की तरफ से की गई योजनाओं की बात की जाए, उन सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का जो यहाँ पर कार्य लगातार किया जा रहा है। अधिकारियों से समीक्षा लगातार की जा रही है, कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक की जा रही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अब शुरू हो चुकी हैं और पूरी तरीके से किसी भी खेमे में किसी भी चीज में कोई कमी ना रहे, उसको लेकर के सरकार का ध्यान है, संगठन का ध्यान है। और 2024 की तैयारियों में कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य की भूपेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए पूरे तंत्र पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पीडीएस घोटाला इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। 68,900 मीट्रिक टन चावल जिसकी कीमत लगभग 600 करोड़ रुपए है वो गायब है। उन्होंने दावा किया है कि इस पूरे घोटाले की जानकारी संचालनालय को पिछले 1 साल से है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका मतलब सभी मिले हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता जादास मानिकपुरी हमारे साथ मौजूद हैं। जादास, फिलहाल जिस तरीके से रमन सिंह ने एक बार फिर से भूपेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और पूरे तंत्र पर सवाल उठा दिए हैं। देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि प्रदेश में जो पीडीएस का घोटाला हुआ है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, वही उन्होंने कहा कि गरीब के निवाले का जो चावल है छीनने और गरीबों के चावल में टाका डालने का काम जो है कांग्रेस सरकार ने किया है। विधानसभा में इस संबंध में जब आंकड़े प्रस्तुत किए गए तो उसमें पाया गया कि खाद्य विभाग के डेटाबेस में 1.65 लाख टन चावल और जिले के डेटाबेस में 96,000 टन चावल दर्ज है। प्रदेश सरकार को यह बताना चाहिए कि 68,000 टन चावल का यह अंतर क्यों आ रहा है और 600 करोड़ रुपए का चावल कहाँ गया। तो इस तरीके से सवाल उन्होंने उठाया है। साथ ही आवास के मुद्दे पर जो है डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह पता होना चाहिए कि केंद्रीय योजनाओं में मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार हमेशा से देती आई है। इसे नहीं देने की वजह से प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं बना पाई और अब जो है 50-50% शेयर की बात कर रही है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में लगभग 16 लाख आवास जो है लौटा दिए गए हैं वही, और इस पर जो है मैचिंग ग्रांट नहीं दिए। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री ने माफी चाहूंगा प्रदेश में मतांतरण होने पर भी आरोप लगाया। कई आरोप लगा। साथ में राशन घोटाले को जो लेकर है पिछले कई दिनों से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो है प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। जी, जिस तरीके से लगातार हमलावर हैं, इस बीच उन्होंने साफ कहा कि ये सबसे बड़ा मीट्रिक चावल टन घोटाला है। जो मीट्रिक टन चावल घोटाला है इसमें 600 करोड़ रुपए जो हैं वो इसकी कीमत बताई जा रही है घोटाले की। इतना बड़ा घोटाला सरकार में हो जाता है और उन्होंने ये भी कहा कि जो संचालक थे उनको पहले से इसकी जानकारी थी, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह ने कई आरोप लगाए हैं जिसमें यह भी कहा गया है कि इसमें जो है ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं। साथ में जो
खाद्य विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वे भी शामिल हैं इस घोटाले में, और इस घोटाले की जो है जांच होनी चाहिए। उन्होंने सीधा भूपेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए पूरे तंत्र पर सवाल उठाया। उन्होंने सीधे सीधे यह कहा है कि पीडीएस घोटाला जो है इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, और इसमें अगर देखा जाए तो पिछले कई साल से जो संचालना है वहां से घोटाले की जानकारी प्राप्त की जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा है, दावा किया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसका मतलब सभी मिले हुए हैं। तो इस तरह के जो आरोप है वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो है मौजूदा कांग्रेस की सरकार पर लगा रहे हैं। अब देखा जाएगा कि इस पर जो है कांग्रेस की सरकार क्या एक्शन लेती है और किस तरीके से कार्रवाई करती है। और अगर देखा जाए तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है तो इस पर जो है राजनीति और काफी तेज होती जाएंगी। जी, क्या इस पर भूपेश सरकार की ओर से या कांग्रेस की ओर से कोई बयान सामने आया? क्योंकि जिस तरीके के घोटाले का आरोप लगाया है, लगभग 68,900 मीट्रिक टन चावल का ये घोटाला है। जी, निश्चित ही इस पर जो है कांग्रेस भी कई मुद्दों पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को घेरते हैं। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से यह हवाला दिया जाता है कि 15 साल की सरकार में आपके संरक्षण में 3600 करोड़ 3,600 करोड़ रुपए का जो है नान घोटाला हुआ है। तो इस तरीके के जो कई जो घोटाले हैं वे कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं पूर्व की सरकार पर। और अभी जो मुद्दा अभी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वही प्रदेश के मुख्यमंत्री जो चावल के घोटाले को लेकर जो बात है ऊपर उठाई है, तो यह निश्चित ही कहा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस में आने वाले समय में इस पर जो है काफी घमासान छिड़ेगी, और देखना पड़ेगा कि आगे किस तरीके से जो है वो कांग्रेस की सरकार इससे बचती है और इस पर जो है संबंधित अधिकारियों के ऊपर, संबंधित लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है। जी, कार्रवाई को लेकर किस तरीके की बात, क्योंकि संचालन को ये पहले से पता था, ये बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर इस घोटाले की जानकारी 1 साल तक किसी शख्स को है और उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो आगे फिर इसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए, इस मुद्दे पर जो है अभी हमलावर है जो पूर्व की सरकारें हैं, विपक्ष के जो जितने भी नेता हैं वो मौजूदा सरकार पर हमलावर है। और अगर कहा जाए तो इस मुद्दे पर जो है रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री है आरोप लगाए हैं कि एक तरीके से सरकार जो है सरकार के संरक्षण में है वो छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हो रही है, चावल के खेल पे जो है भ्रष्टाचार हो रही है। तमाम जो छोटे बड़े दुकान है उनके माध्यम से तमाम जो संस्था है जो चावल की देखरेख करती है, किस तरीके से आवंटन होना है, किस तरीके से वहाँ स्टॉक रखना है, तो उस पर जो है सीधे सवाल खड़ा कर। जी, ठीक है दादा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।